मार्च, जून, अटेम्प्ट कौन सी है ये 2018 का, क्वेश्चन नंबर 32, और क्वेश्चन का नाम भी लिख लें साथ में, अच्छा रहेगा। क्या नाम है जी इसका? हैफोर्ड कंपनी, जो कि हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। और किस क्लास में सॉल्व किया है वो रेफरेंस 15th क्लास है हमारी, 4 जन 20 को हमने ये क्वेश्चन मैनुअली सॉल्व किया था, राइट। If we talk about the requirements of question, there are 3 requirements. One of first is calculate the adjusted profit for Hefford. जब कभी भी वर्ड आता है एडजस्टेड प्रॉफिट का, इसका मतलब कि कुछ प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है, हमने कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, 6 मार्क्स रिक्वायरमेंट। एंड लास्ट में कह रहे हैं प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर Hefford एज एट 31 दिसंबर 2007। आप लोगों से पहला सवाल, अगर ये आपके पास एग्जाम में स्क्रीन पे ये सवाल आ गया, आपने रिक्वायरमेंट देख ली, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप रिक्वायरमेंट ए बी सी की हेडिंग मार्क करोगे या पहले वर्किंग स्टार्ट करोगे? वर्किंग स्टार्ट। तो यहां भी आप लोग, आपके पास ये सॉल्व क्वेश्चन है, जरा अपनी वर्किंग खोल लें, मैं भी अपने पास देख लेता हूं सामने वर्किंग इसकी। वर्किंग 1 थी हमारी नोड 1 के बारे में, और नोड 1 में हमारे पास क्या चीज थी एक्चुअली? कन्वर्टेबल लोन। देखो ये जो हमने पहले समझा था, ये हमने कॉन्सेप्चुअली समझा था चीजों। आज हम इसको परफॉर्म करने जा रहे हैं कि हम एक्सेल में कैसे परफॉर्म करें। हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए एग्जाम से पहले तक कि एग्जाम में बैठ के हम वहां पे ये ना समझ रहे हो कि इसको अटेम्प्ट कैसे करें। कन्वर्टेबल लोन नोट्स का हमने यहाँ पे इनिशियल डबल एंट्री बनाई थी। देयर इज नो नीड टू मेक टू पास डबल एंट्री इन एग्जाम। पहली सी चीज ये तो हमने अपने कॉन्सेप्ट समझने के लिए डबल एंट्रीज वगैरह पास करके हम बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक्सेल में जब मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाऊंगा, तो मैं सिंपल वहां पे वर्किंग 1 और नोड 1 का रेफरेंस दूंगा और सिर्फ ऊपर लिख दूंगा कन्वर्टेबल लोन, दैट्स इट। वो डेट्स वगैरह ये वो लंबी कहानियां करने की जरूरत नहीं, ये सब आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग। आपके पास एक रफ पेज भी मिलता है, पेंसिल भी मिलती है, ये जल्दी से आप वहां पे बना सकते हैं स्ट्रक्चर। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले अक्सर स्टूडेंट पहले पूरा मैनुअली सॉल्व करने बैठ जाते हैं, फिर उधर से वो कर रहे होते हैं वहां पे। देखिए भाई, ये जो आपको पेज और वो मिला होता है ना, वो पूरा सॉल्व करने के लिए नहीं मिला होता, वो कुछ एडिशनल पॉइंट्स मार्क करने के लिए मिला होता है कि भाई आपको जो चीजें याद रखनी हो आप वहां पे नोट करना। सही जी। तो आते हैं, हमारा सोल्यूशन था जी, हमने सबसे पहले वर्किंग 1 में एक सबसे पहले कन्वर्टेबल लोन नोट्स की हेडिंग दी, तो मैं भी यहाँ पे स्टार्ट करूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कहा वर्किंग 1, और यहाँ पे मैंने रेफरेंस दिया कि ये नोड 1 के लिए। और नोड 1 में हम क्या चीज डील कर रहे हैं? कन्वर्टेबल लोन नोट्स। अच्छा, वहां पे कोशिश करना कि स्पेल मिस्टेक्स ना हो, एक ही 1 गो में लिखो, सही लिखो। लेकिन अगर हो भी जाती तो उसको सही करने के चक्कर में नहीं पड़ जाना, टाइम वेस्ट नहीं करना, राइट। कन्वर्टेबल लोन नोट्स, और 21 डेट को इशू हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें 1 जनवरी 2007, और हमारा ईयर एंड डेट क्या थी जी? ईयर एंड डेट 31 दिसंबर। तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि ये साल के शुरू में लोन नोट्स इशू हो रहे हैं। याद है? क्लियर है जी। अब इसको एक्सेल पे हम कैसे करें? तो यहाँ पे आप एक हेडिंग मार्क कर लो कि जब भी कन्वर्टेबल लोन नोट होता है तो सबसे पहले आप प्रेजेंट वैल्यू टेबल बनाते हो। ये एग्जाम के आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ। इसमें आप सबसे पहले एक हेडिंग मार्क करो ईयर की, सेकंड कॉलम में हेडिंग मार्क करो कैश फ्लो की। कैश फ्लो ब्रैकेट में मेंशन कर दो कितने परसेंट का कैश फ्लो हो रहा है, 4% का। नेक्स्ट सेल में हेडिंग मार्क कर देते जी प्रेजेंट वैल्यू। फैक्टर लगाना है आपने, वो फैक्टर कौन सा होता है जी? मार्केट रेट होता है, दैट इज 6% इन दिस सिनेरियो। और इसको अगर हम आगे देखेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब ये ऊपर से आप इसको, आपने इस कॉलम को विड्थ को बढ़ाना है तो आप ऊपर से मूव कर सकते हैं यहाँ से। ये कॉलम हेडर है ना, जो ये इसको कॉलम हेडर कहा जाता है। इनके दरम्यान में जो लाइंस आ रही हैं वहां से इसको ड्रैग करके इसको विड्थ को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, साथ साथ रहेगा। प्लीज मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। सॉरी, कितने साल के लिए लोन नोट इशू किया? ये जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होगे तो आपने अपने रफ पेज पे लिखे कितने साल के लिए था, तो यहाँ पे लिख दो 1 2 3। हमने जब यहाँ पे सॉल्व किया था तो हमने 1 2 3 लिखा था, बल्कि आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ईयर एंड्स मार्क किए थे। 1 जन से 31 जन 7, 1 जन 8 से 31 दिसंबर 8, 1 जन 8 से, सॉरी यहाँ पे 8 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे
9 आना चाहिए, ये थर्ड गलत है। यहाँ पे इफेक्टिवली आपके पास 9 होना चाहिए। तो 1 Jan 9 से 31 दिसंबर 3 साल के लिए इशू किया था ये लोगों ने। क्वेश्चन में दोबारा नहीं पढ़ रहा, क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी आपको जो 10 मिनट का टाइम दिया था वो क्वेश्चन गो थ्रू करने के लिए दिया, राइट। तो मैंने यहाँ पे 3 ईयर मार्क की। कैश फ्लो, अब यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लगा रहा है, खुदारा वहां पे कैलकुलेटर नहीं उठाना, कैलकुलेटर पे उठा के मल्टीप्लाई करके यहाँ वैल्यू नहीं लिख रही, अब यहीं पे फॉर्मूला प्लेस कर। क्या फॉर्मूला था जी हमारा? फॉर्मूला के लिए इज इक्वल का साइन आता है। लोन नोट की वैल्यू कितनी थी? 8000 थी। इसमें कितना परसेंट हम दे रहे थे? मल्टीप्लाई बाय 4%। 4% को लिखने के दो तरीके, या तो 4 के साथ परसेंटेज का साइन लिख लो, या मल्टीप्लाई में 0.04 लिख लो, बात एक ही है। इंटर कर दो, हो गया 320। अब मुझे यहां भी चाहिए 320, तो इसको ड्रैग कर लो। दूसरे साल का भी सेम था। अब तीसरे साल में दो हरकतें हो रही हैं। तीसरे साल में दो चीजें होंगी आपकी, एक तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, और थर्ड ईयर में रिडेम्पशन अगर हो गई तो आपका वो 8000 पूरा वापस करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूं, आप इसको ड्रैग कर दें, ये यहाँ भी 320 आ गया। अब इधर क्या चेंज कर दो, आओ फॉर्मूला में, मैं बता रहा हूं कैसे होगा। फॉर्मूला में आके ये ब्रैकेट लगा दो, इसमें प्लस कर दो, कितने अमाउंट आ गया? वही 8320। ये फॉर्मूला देख ले मैं तमाम लोग, जो थाउजेंड्स में कर रहे हैं, तो वो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा? तो आप यहाँ पे लिख दो कि ऑल वैल्यूज, एक डिस्क्लेमर टाइप चीज दे दो, इन $1000। हो गया जी। अब कहीं आगे परेशानी तो नहीं रहेगी ना हमें। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ आपको, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 0.943, 0.890, देन 0.84। अब यहां पे मुझे मल्टीप्लाई करवाना है सिंपल इन दो वैल्यूज को, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। इज इक्वल का साइन इस 320 पे क्लिक कर लें, मल्टीप्लाई बाय इसके साथ जो है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, हो गया। इंटर प्रेस कर दें, आगे वैल्यू। अब मुझे यही फॉर्मूला अगले दो सेल्स पे भी लगाना है, अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है। वंस फॉर्मूला आपने एक सेल में लगा दिया, अब उसको ड्रैग कर दो तो नेक्स्ट ईयर की भी वैल्यू आ जाएंगी। यहां तक डन। अब इसको राउंड ऑफ करके चलना है, तो इस पूरे को सिलेक्ट कर लो, तो ये ऊपर राउंडिंग के ऑप्शन आ रहे हैं, डिक्रीज डेसिमल, इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल, इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज कर दिया। तीनों वैल्यूज का सम लेना, तो सिंपल इज इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, इन सबको सिलेक्ट किया और इंटर प्रेस कर दिया। आगे वही वैल्यू जो एग्जैक्टली आपके आंसर में है। मैं रिपीट कर देता हूं, इस सेल में क्लिक किया, इज इक्वल SUM ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट वैल्यू पे क्लिक कर दिया, शिफ्ट डाउन एरो की से सिलेक्ट किया, इंटर प्रेस किया, 757। तो डेसिमल को मैंने यहां से सिलेक्ट करके कहा था कि राउंड कर दीजिएगा, ये डिक्रीज डेसिमल है। फिर हमें पता है नेक्स्ट स्टेप इज अबाउट अमोर्टाइजेशन टेबल। तो अमोर्टाइजेशन टेबल में अगेन हेडिंग, ईयर, देन ओपनिंग लायबिलिटी, इसमें क्या आएगा? फाइनेंस कॉस्ट। कितने परसेंट पे फाइनेंस कॉस्ट है जी आपकी? 6%, बट यू आर पेइंग कैश पेड, कितने परसेंट पे कर रहे हो? 4%। लास्ट में क्लोजिंग लायबिलिटी। अब हमें अगले सालों तक जाने की जरूरत है या फर्स्ट ईयर पे रुक जाए? क्योंकि 1 जैन को लोन नोट इशू किया था और 31 दिसंबर हमारा ईयर एंड डेट है 2007। तो ईयर 1 के लिए ओपनिंग लायबिलिटी में एग्जैक्ट, अब मजे की बात सीखो, कल वो जो बात हो रही थी लिंकिंग करने की, लिंक कैसे करते हैं वो जरा सीखो। अब एक चीज थोड़ी सी नोट करना, पहले मेरी चेक कर लो। मैं अगर यहाँ पे खुद से टाइप करूं 757, वैल्यू क्या थी? 75। तो टाइपिंग करते हुए ये गलती हो सकती है, आपने ये कर दिया, एक्चुअल वैल्यू वाज 75, आपने कितना लिख दिया? 75,775, गलती हो गई। फिर इसको डिलीट करोगे, नई वैल्यू लिखोगे, इन सब चक्रों से बेहतर है। अच्छा, एक और चीज नोट करो, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज होगी तो आपको फिर दोबारा यहाँ चेंज करनी पड़ेगी, अगर टाइप्ड वैल्यू होगी तो। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, अगर अब मुझे डायरेक्टली एक काम मैंने किया होता कि इस सेल में मैं देता इज इक्वल का साइन, मुझे ओपनिंग लायबिलिटी चाहिए ना,
मैं सिंपल देता इज इक्वल का साइन और इस वैल्यू को क्लिक कर देता। इससे होगा क्या कि जब कभी भी फर्स्ट करो यहाँ पे कुछ चेंज आएगा तो आपका टोटल चेंज आएगा, टोटल चेंज होगा तो ओपनिंग लायबिलिटी में भी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज, राइट। इंटर प्रेस कर दें, आ गया 7575। अब फर्ज करो 2 मिनट के लिए, मैं इसको करना नहीं, सिर्फ देख लो आप लोग, अगर मैं बोलता कि यहाँ पे 10,000 होती वैल्यू, इंटर करता तो ऑटोमेटिकली अगले सेल में भी 10,000 चलेगी ओपनिंग लायबिलिटी। तो ये फायदा होता है लिंक करके, आपको बार बार वैल्यूज हर जगह से चेंज नहीं करना पड़ता। कंट्रोल Z कर दिया मैंने। इस पे फाइनेंस कॉस्ट लगाओ 6% इज इक्वल दिस वैल्यू का 0.06 राउंड ऑफ कर दें, नो इश्यू। अब इसमें से कैश पेड हम ऑलरेडी निकाल के आए हैं तो दोबारा फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। हर साल कितना आउटफ्लो हो रहा था ऊपर, तो एज इट इज ले लो यहाँ पे 3 या इसी को ले लो इज इक्वल का साइन के जो इस साल में वैल्यू है पहले साल का इंटरेस्ट, वही वैल्यू यहाँ पे आए कैश पेड की। फर्ज करो अब हमारी यहाँ पे गलती हुई होती, इस फॉर्मूला में कोई गलती सेल में हुई होती तो वही फिर यहाँ पे आती। लिंक करने से फायदा ही होता। फिर क्लोजिंग लायबिलिटी कैसे आएगी जरा समझो, इज इक्वल ओपनिंग वैल्यू प्लस का साइन 455 माइनस, सॉरी इट्स नॉट नेसेसरी, आप ऐसे भी कर सकते हो। आप इस वैल्यू को इधर देख लो भाई, गुड क्वेश्चन, इधर देख लो तमाम लोग, ये आ गई 320 वैल्यू, लेकिन अब इसमें ऐसा क्लिक करके ना ये B7 से पहले माइनस कर दो, आगे -320। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास ये 320 ऐसे लिखा हुआ था, कैश पेड तो माइनस होता है ना, तो मैं फॉर्मूला बार में गया इज इक्वल और B7 जो सेल के दरम्यान में माइनस का साइन दे दिया कि जो भी इस सेल में वैल्यू है तो नेगेटिव शो वो हो जाएगा। वो कैसे, आप इज इक्वल SUM सम ब्रैकेट इन तीनों वैल्यूज को सम कर लो, 2 पॉजिटिव ऐड हो जाएंगे, 1 नेगेटिव माइनस हो जाएगी, आगे वही 7710। हाँ हो सकता है बच्चा, हो सकता है। अगर ये प्रेजेंटेशन के हिसाब से बात करें तो अगर आपने माइनस साइन शो कर रहा है तो आप इस तरीके से कर सकते। हर ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आप कैसे भी कर लो। याद है डन यार। अगर हम अब एक छोटी सी चीज नोट करो, जब हमने इसको पूरे पेज पे किया था मैनुअली तो ये पूरे पेज पे गई थी वर्किंग वन आपकी, ऐसा ही है, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ ना, पूरे पेज की वर्किंग। बट व्हेन इट कम्स टू एक्सेल की शीट तो मेरा ख्याल ये 4 स्टेप में कंप्लीट हो गया, ऐसा ही है। तो आसानी तो है। इसमें एक चीज हमने माइनस करवाई थी, वो क्या था, एक्चुअली इंटरेस्ट पेमेंट जो थी वो हमने अकाउंट फॉर की हुई थी, तो इज इक्वल, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ लिखना चाहिए था 455 एक्चुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता था, लेकिन उसमें से हमने 320 ली हुई थी अमाउंट। अब मैंने कहा इज इक्वल 455 माइनस 320 विच वी हैव ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर, तो रिमेनिंग पीएनएल में कितना बैलेंस आना चाहिए 130, और बैलेंस शीट में कितनी लायबिलिटी जानी चाहिए। आप इसको बोल्ड भी नहीं करो, एग्जामिनर को नहीं चाहिए आपका बोल्ड, इटैलिक और शुष्के नहीं चाहिए उसका आपकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए और प्रॉपर वर्किंग के साथ चाहिए। हो गया आसान काम। मार्किंग करनी है कि ये वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में जाएगी, बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगी, लिख सकता है वो, अपने लिए लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। ये वैल्यू पीएनएल में जाएगी तो आप इधर साथ में पीएनएल लिख सकते हो, मना नहीं है आप, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, लिखा रहने दें, मसला थोड़ी है। हो गया जी, वर्किंग वन होगी हमारी कंप्लीट। ओके नाउ वर्किंग टू, वर्किंग टू जरा मुझे बता देंगे W2 किसके लिए थी, जरा हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट था ना, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आप सबसे पहले काम ये करो, हमारे स्टेप क्या थी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 14,000 एंड इसमें से क्या माइनस करवाई जाती है हमेशा,
टोटल कॉस्ट में दोनों कॉस्ट आती हैं। अब वो यहाँ पे कैसे शो करें, देखो हमने वर्किंग में कैसे लिखा था, मैनुअली वर्किंग में हमने लिखा था 1900 प्लस, मुझे अभी भी ये लिखना है ऐसे, मैं डायरेक्ट 9000 नहीं लिख सकता, मैं कैसे करूंगा, मैं इज इक्वल का साइन दूंगा, लिखो 1900 प्लस 7100, आ गया वही 9000। अब ये मुझे माइनस में चाहिए, तो इनको अगर हम ब्रैकेट में इस तरीके से लिख दें और शुरू में माइनस का साइन लगा दें इज इक्वल और ब्रैकेट के दरमियान, समझना चाहिए इसको, मुझे वो वैल्यू 9000 माइनस में चाहिए, तो इज इक्वल माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करके दोनों का सम करके, तो इन दोनों का जो सम होगा वो नेगेटिव होगा। 9000 आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या चीज, नेक्स्ट स्टेप में क्या चीज फाइंड हो रही होती है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स इज इक्वल सम कर लो दोनों को, सम करने से फायदा क्या होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऑटोमेटिकली सम में कंसीडर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज इंटर, आ गया वही 5000। इसके बाद आप एक हेडिंग मार्क कर लो, इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट, केस पूरे का इनकम स्टेटमेंट पे इंपैक्ट क्या जाएगा, प्राइस, ये ले फिर बढ़ा दी। इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट में हमारी चीजें जाती जी, रेवेन्यू जाता है, रेवेन्यू कैसे लेंगे, यहाँ पे कितनी फिगर लें, क्या फॉर्मूला लगाया था वहां पे हमने वर्किंग में, 14,000 का इस साल में कितना कंप्लीट हुआ था, 40%, तो इज इक्वल 14,000 इंटू 40% को कैसे लिखे, पॉइंट, आ गया 5600। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इधर फॉर्मूला क्या, टोटल कॉस्ट कितनी थी अभी कैलकुलेट की है, 9000 मल्टीप्लाई बाय कितना 40%, और उसके बाद आ गया प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे लेंगे, मुझे ये भी माइनस में शो करनी है, तो इसके शुरू में भी मैं माइनस लगाऊंगा, ब्रैकेट में ये वर्किंग कर दूंगा ताकि जो भी वैल्यू है वो नेगेटिव आए। अब मुझे इस साल का प्रॉफिट मिल जाएगा इनके सम में, इज इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट इंटर, 2000 का प्रॉफिट आ गया। अब मुझे यहां पे बनाना है बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में आप कॉस्ट टू डेट लेते हो और यहाँ पे मेंशन करोगे दिस कॉस्ट शुड बी द एक्चुअल कॉस्ट, वहां पे आपके कैपिटल स्मॉल लेटर्स का फर्क नहीं है, आपने देखना कि कैपिटल लिखा जा रहा है स्मॉल या इट शुड बी कैपिटल, इट शुड बी स्मॉल, इन चीजों को इग्नोर करो। एक्चुअल कॉस्ट आपने इस साल में कितनी इंकर करी थी जी, 1900, इसी स्टेप को लिख रहा हूं जी ये मैं यहाँ पे, और इसमें एडअप किया जाता है प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब यहाँ पे मैं लिंक करूंगा, प्रॉफिट लिखूंगा नहीं बैठ के, वो मैं लिंक क्यों करूंगा, क्योंकि फर्स्ट करो अगर इस 2000 कैलकुलेट करने में ऊपर से नीचे तक कोई गलती हुई है, तो अगर मैं यहाँ 2000 मैनुअली लिख दूंगा तो जब वो गलती अगर हुई होती तो यहाँ पे सही अगर करूंगा तो मुझे यहाँ भी वैल्यू सही करनी पड़ेगी, अगेन लिंकिंग करूंगा, इधर इज इक्वल का साइन 2000 पे क्लिक किया, एंटर कर दिया, इन दोनों का सम कर लो एक लाइन छोड़ के, अब आपने लाइन लगानी नहीं है तो एक लाइन छोड़ दो, वो अभी तो इन दोनों का सम कर लो या एक साथ ही पेमेंट भी माइनस कर लो, यहाँ पे चलो एक स्टेप बीच में और खत्म कर देते हैं कि हमने इन दोनों को पहले सम किया था फिर पेमेंट माइनस की थी, आप यहां से लेस कर दो कैश रिसीव्ड, लेस कैश रिसीव्ड, माइनस करके लिखो कितना कैश रिसीव हुआ, अब इन सबका लगा लो, पॉजिटिव फिगर आएगा तो आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, इन तीनों वैल्यूज को सम अप करके ब्रैकेट क्लोज इंटर 2500, और इसके साथ लिख लो कि हमारी ये कहां पे जाना चाहिए, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में, ये रेवेन्यू जाना चाहिए इनकम स्टेटमेंट में, सेल्स में जाके ऐड होना चाहिए, इसके बारे में लिख लो कि ये इनकम स्टेटमेंट में, ये सिर्फ आपको यहां लिखवा रहा हूं, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ अगर वहां भी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग और अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो आप ये हरकतें करोगे बैठ के वहां, या पूरे 3 घंटे में एक सवाल करना है तो बिल्कुल ऐसा कर लेना फिर, सही है। आप एक चीज नोट करो, वर्किंग 2 के बाद
हमने एक जर्नल डिस्कशन करी थी। अब देखो ये मेरा देखो हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी होती है। मेरी स्ट्रेटजी ये है कि हम इस तरह के सवाल एंड में करें, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन मैं उसी वक्त आपको करवाता तो मे बी मैं ये डिस्कशन वैसी कर देता, लिखवाता नहीं। हमने एक अगले नेक्स्ट वर्किंग से पहले एक डिस्कशन करी थी बोनस इशू और राइट इशू की, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये डायरेक्टली हम एक्सेल पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्वेश्चंस को एंड में करवाता हूं, हमेशा मेरी एक आदत रही है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता हो। अब हमने यहाँ पे सिर्फ ऑपरेशनली कैसे वहां पे चीजों को लेकर चले वो सीख रहे हैं हम। तो वहां पे करवाता तो कॉन्सेप्ट के साथ, ऑपरेशनल चीजों को लेकर चलना मुश्किल होता। अब कॉन्सेप्ट हमारे पास है, अब देख रहे हैं हम इसको आगे कैसे करें। फिर आप एंड में जाके इन दोनों चीजों को मर्ज कर दो। अब अपनी प्रैक्टिस में इन दोनों को मर्ज करके चलो, राइट। एनीवेज, ये हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और इसके बाद हमने वर्किंग 3 दी थी, और इसमें हमने नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड किए थे, और हमने बोनस शेयर्स का भी इंपैक्ट लिया था, राइट। तो आ जाते हैं जी यहाँ पे डायरेक्टली वर्किंग 3, और यहाँ पे वर्किंग 3 इज अबाउट बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स का फ्रैक्शन क्या था? आपके साल के शुरू में कितने शेयर्स थे? मैं बहुत डिटेल वर्किंग नहीं करूंगा। कितने शेयर्स है जी? वो 20,000 कैसे आते हैं आपको समझाने के लिए लिखा था। शेयर कैपिटल वाज 20,000, पार वैल्यू वाज 1, वर्क बैक करते हुए नंबर ऑफ शेयर्स भी हमारे पास कितने थे? 20,000, राइट। तो यहाँ पे मैं इन 20,000 शेयर्स पे मल्टीप्लाई कराऊंगा फ्रैक्शन। मुझे फॉर्मूला लगाना है, मुझे डायरेक्ट बोनस शेयर्स चाहिए। यहाँ इज इक्वल का साइन 20,000 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन क्या था हमारे पास? 1/5। ये 1/5 तो इज इक्वल 20,000 1 डिवाइडेड बाय 5। आ गया नंबर ऑफ न्यू शेयर्स। ये शेयर्स कौन सी वैल्यू पे इशू होते हैं? बोनस शेयर्स किस वैल्यू पे इशू होते हैं? मार्केट वैल्यू पे या पार वैल्यू पे? हैं? अरे बोनस शेयर की एंट्री तो बनती है ना, शेयर कैपिटल तो बढ़ता है। ऐसी ऐसी डायरेक्ट डायरेक्ट, हाँ हाँ, ये कम से कम आप ये लिखो यहाँ पे, और ये फॉर्मूला शो करो कि पैदा कहां से किया आपने, राइट। आपने ये ऐसे पैदा किया, ये यहाँ इसकी आप डायरेक्ट 4,000 लिखोगे तो मे बी आपको अगर 0.5 मार्क है तो 0.25 मार्क मिले। लेकिन अगर आप ये हरकत करके लाओगे 4,000 तो आपको पूरा 0.5 मार्क्स, हर स्टेप के मार्क्स, हर स्टेप। अब यहाँ पे आगे क्या करें? इसको मल्टीप्लाई बाय किससे करें? कीप रिमेंबर, बोनस इशू हमेशा कौन सी वैल्यू पे इशू होता है जी? बोनस शेयर्स पार वैल्यू। तो आपके पास अब यहाँ फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। एक अंडरस्टूड सी बात है कि 40,000 एक से मल्टीप्लाई होगा तो 40,000 आपकी 4,000 आपके पास अमाउंट आ जाएगी। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? कुछ चीजों, देखो एग्जामिनर ने मना नहीं किया वो आप एंट्री नहीं बनाओ। अब आपको अपना इंपैक्ट याद रखना है कि इस बोनस इशू का इंपैक्ट क्या होगा? 3 चीजों पे जाएगा यहाँ, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं बोला हुआ था। अगर मैं नोट 3 की एडजस्टमेंट पे आ जाऊं कि हैफोर्ड कंपनी मेड अ 145 bonus issue on 31st December which has not yet been recorded in the above trial balance. Hereford company intends to utilize the share premium as far as possible in recording the। और फिर मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जब बोनस शेयर्स इशू होते हैं तो आपका सबसे पहले शेयर प्रीमियम कम होता है, शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन हो कि पूरा शेयर प्रीमियम खत्म हो जाए लेकिन क्रेडिट साइड पे ज्यादा फिगर हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप रिटेन अर्निंग को हिट करते हैं। याद रखना। तो मैं यहाँ पे अब 3 यही हरकतें लिखूंगा। यहाँ पे मैं पहली हरकत लिखूंगा यहाँ पे मेरा शेयर प्रीमियम डेबिट, इसमें लिख दिया। इसके आगे मैं लिखूंगा, इसके बाद इंपैक्ट किस पे जाना चाहिए? रिटेन अर्निंग डेबिट, और हमेशा बोनस इशू की वजह से शेयर कैपिटल क्रेडिट। हाँ हाँ, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखो, वो भी समझेगा इस चीज को। सही है जी। अभी मैंने तीनों एक लाइन में लिख दिए। शेयर प्रीमियम कितना डेबिट हो रहा है आपका? मौजूद ही 3,000 का था। अगर आप ट्रायल बैलेंस देखो तो 3,000 का शेयर प्रीमियम। आपका शेयर कैपिटल बढ़ा है 4,000 से। अब डिफरेंशियल अमाउंट आपका कहां पे रिकॉर्ड होगा? 1,000। याद रखना। नाउ वर्किंग 4 और वर्किंग 4 जरा देख के बताओगे किससे रिलेटेड थी? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिख दो। इसमें डेप्रिसिएशन सबसे पहले ली थी हमने। अगर मैं वर्किंग साथ में ओपन कर लूं तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था कि नेट बुक वैल्यू इतनी है, लाइफ इतनी है,
उस डेट पे, और साल के शुरू में मेरा ख्याल रीवैल्यूएशन हो रही थी, या ईयर एंड पे हो रही थी, ईयर एंड पे हो रही थी। तो जब रीवैल्यूएशन एट ईयर एंड है तो हम फिर नेटबुक वैल्यू ईयर एंड तक की कैलकुलेट करेंगे। तो थोड़ा सा एग्जामिनर को आप एक्सप्लेन कर दो यहाँ पे कि रीवैल्यूएशन हेल्ड एट ईयर एंड। सो फर्स्टली we are going to calculate net book value at year end date। एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दो। अब वो नेट बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, अब जरा बताओ कि हमारे पास डेप्रिसिएशन इस साल की कैसे निकलेगी। सबसे पहले पहले तो आप देखो कि एसिड की कॉस्ट कितनी थी। कॉस्ट बताएगा मुझे कोई टोटल क्वेश्चन में से देख के, कितनी? 18,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी कितनी थी ट्रायल बैलेंस में? नहीं है? अच्छा, ये बुक वैल्यू है ना आपकी। ओके फाइन, तो आप इसको सिंपल यहाँ पे लिखो। मैं ये डिलीट करके सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। वो लिखेंगे। रिवैल्यूएशन आपकी ईयर एंड पे हेल्ड हो रही है तो सबसे पहले नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट। नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चाहिए, फिर नेट बुक वैल्यू निकलेगी। इज इक्वल का साइन इस फॉर्मूला में हम प्लेस करेंगे। यहाँ पे 18,000 को किससे डिवाइड करें? लाइफ दी भी आपके क्वेश्चन में 25 ईयर, आगे 720। अब नेट बुक वैल्यू एट ईयर एंड की हेडिंग दो, और उसमें से इज इक्वल का साइन 18,000 साल के शुरू में थी माइनस ये वाली फिगर 18,000 माइनस दिस वन। देखो मैंने क्या फॉर्मूला प्लेस किया नेट बुक वैल्यू के लिए। 18,000 बुक वैल्यू साल के शुरू में थी, और यही B44 इज द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ये माइनस होके आपके पास बुक वैल्यू आ गई साल के आखिर में। अब इसको लिखो यहाँ पे री वैल्यू अमाउंट। री वैल्यूड अमाउंट क्वेश्चन में कितनी दी हुई आपको? जी जी, कितनी दी हुई है यहाँ पे? 60,000। 16। बहुत ब्रीफली मैंने ये क्वेश्चन आपको उस वक्त इसलिए करवाए थे ड्यूरिंग क्लास, ड्यूरिंग लेक्चर, कि आप जब इसको खुद से एक्सेल पे करने जाओ तो आप चीजों को इजीली समझ सको। एक्सेल पे सॉल्व करते वक्त आपको चीजें समझने की जरूरत ना हो, आप जस्ट उसकी प्लेसमेंट सीखो। आपका वैल्यू बढ़ रही है, ये डिक्रीज हो रही है? डिक्लाइन इन वैल्यू। कितने अमाउंट का डिक्लाइन है? इज इक्वल 17280 पे क्लिक किया, माइनस 16,000 को सिलेक्ट किया, इंटर 1280। रिमेंबर, डिक्रीज इन वैल्यू का इंपैक्ट किस पे जाता है? अगर कोई एसिड का रीवैल्यूएशन शुरू से पड़ा हुआ होगा तो रीवैल्यूएशन पे जाएगा। लेकिन अगर आप नोट करो ये कोई फर्स्ट टाइम रीवैल्यू हो रहा था, जरा क्वेश्चन में देखो पहले कोई रीवैल्यूएशन वगैरह है आपके पास? रीवैल्यूएशन सरप्लस साल के शुरू में कितने अमाउंट का? अब जब वैल्यू डिक्लाइन हो रही है तो डिक्लाइन इन वैल्यू का इंपैक्ट हम रीवैल्यूएशन रिजर्व पे डालेंगे, पहले डेबिट हो जाएगा। लेकिन कितने से मैक्सिमम डेबिट हो सकता है? 800 से। लेकिन एसिड जो क्रेडिट हो रहा है इन दिस सिचुएशन, एसिड आप क्रेडिट कर रहे हो टोटल कितनी वर्थ से? 1 2। अब ये डिफरेंशियल अमाउंट फिर कहां पे रिकॉर्ड हो? तो ये आपका पीएनएल में जाएगा। सिंपल पीएनएल में किस नाम से जाएगा? इंपेयरमेंट लॉस। कितना फिगर आ रहा है यहाँ पे टोटल? इज इक्वल 1280 माइनस दिस वैल्यू 480। Finally, the last working 5 is about inventory। आप बिल्कुल एज इट इज काम कर सकते हैं। यहां पे आप एक हेडिंग मार्क करो, करेक्शन ऑफ एरर। करेक्शन ऑफ एरर हमने करी थी यहाँ पे कि भाई हमने पहले एरर सीखा था, क्लोजिंग स्टॉक कम होता है, सीओजीएस बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ती है, जीपीएनपी कम हो जाता है। लेकिन ये एरर था। एरर को अगर सही करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा, कॉस्ट क्लोजिंग बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगी, जीपीएनपी बढ़ जाएगी। तो हमने कहा कि क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज बाय कितनी वैल्यू थी वो?
390, हैंस अल्टीमेट इफेक्ट किस पे गया आपका? नेट प्रॉफिट। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा रहे हैं तो ये साइकिल पूरा सिखाया था आपको, लेकिन अल्टीमेट इफेक्ट क्या है आपका? नेट प्रॉफिट। तो आपका हैंस नेट प्रॉफिट इंक्रीज्ड बाय 390। ये लो सिंपल, ये लिख रहे हैं आपने एग्जाम में। आ जाए, यहां पे मैं हेडिंग मार्क कर रहा हूं अब पार्ट ए। रिक्वायरमेंट ए क्या थी जी आपकी? कोई बताएगा रिक्वायरमेंट ए में क्या पूछा गया था आपसे? एडजस्टेड प्रॉफिट, वही साथ ही कर दो, कोई इश्यू नहीं है, समझदार है, सही है। एडजस्टेड प्रॉफिट के लिए तो सबसे पहले आप एग्जाम में जरा देखो, ट्रायल बैलेंस देखो, कोई आपको प्रॉफिट दिया हुआ था, इसने ड्राफ्ट प्रॉफिट दिया हुआ था 2 आप पूरी कहानी नहीं लिखो ये वाली कि भाई ड्राफ्ट प्रॉफिट और ये कहां गया ये फॉर द ईयर एंडेड 31। आप यहां पे लिखो ड्राफ्ट प्रॉफिट, वो एक दफा लिख दिया साथ में, वो मेरे भाई यहां लिखा हुआ है, अब जरूरत नहीं है बार बार देने की उसको। आप यहां पे सबसे पहले लिखो ड्राफ्ट प्रॉफिट और आगे सिर्फ ये बता दो कि आप कहां से ले रही है, ट्रायल बैलेंस, और यहां वैल्यू प्लेस करो कितनी 2 इसमें वर्किंग वन। अब वर्किंग देखते रहो फटाफट जल्दी से। वर्किंग वन में हमने ये निकाला था, ये सिर्फ आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं। आप लिखो वर्किंग वन FC, यहां वैल्यू टाइप करूं या लिंक कर दूं? लिंक बेहतरीन। इज इक्वल का साइन ये कि अगर कभी यहां वैल्यू चेंज हो तो यहां पे आंसर चेंज हो जाए। और क्या आएगा इसमें जल्दी से? वर्किंग 2 में कुछ निकला था, वर्किंग 2 में कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, अगेन मैं लिखूंगा नहीं, टाइप नहीं करूंगा, इज इक्वल, और रेवेन्यू कितना था ये 5600 पे क्लिक किया, एंटर कर दिया। वर्किंग 2 में ही मैं एक और हरकत करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिख सकते हैं, लेकिन इन स्टेप्स के अच्छा अगर आप प्रॉफिट निकाल के आ चुके हो तो आप प्रॉफिट ले लो। अगर वर्किंग में आपने डिटेल से शो किया है, आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक काम कर लो बच्चों, यहाँ पे आप करो वर्किंग 2 और यहाँ पे लिखो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट, और एक शॉर्ट स्टेप हो गया हमारा, इज इक्वल का साइन दो और जितना कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट था 2000 पे क्लिक करके एंटर कर दो, डन। इसके अलावा अगर आप वर्किंग 3 में जाओ तो वर्किंग 3 में आपने कुछ फाइंड करा था। वर्किंग 3 क्या थी भाई आपकी? वर्किंग 3 में P&L से रिलेटेड कुछ आया था? नो। वर्किंग 4 पे आ जाओ, आया था? इधर भाई बातें नहीं प्लीज। वर्किंग 4 में ये इंपेयरमेंट लॉस आया था, P&L का पार्ट है वो, अगली वर्किंग में बच्चा। हाँ वो डेप्रिसिएशन भी लेंगे। चलो वर्किंग 4 में पहले डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। कितने अमाउंट की डेप्रिसिएशन थी हमारी? 720। और वर्किंग 4 में ही इंपेयरमेंट था, मैंने ये वैल्यू टाइप कर दी लेकिन मैं लिंक कर देता हूं, इज इक्वल 720 पे क्लिक कर ले, कहां गया 720, और इज इक्वल का साइन इंपेयरमेंट लॉस 480 पे क्लिक कर। यहां तक डन। और आखिरी वर्किंग में वर्किंग 5 में क्या चीज निकली थी? नेट प्रॉफिट। आप डैश करके लिख दो, ये नेट प्रॉफिट किसकी वजह से आया? इन्वेंट्री के करेक्शन की वजह से। डायरेक्ट लिख दूं 3। अब मजे की बात देखो, ये कुछ ऐसी फिगर्स है जो माइनस होनी चाहिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट ऐड होना चाहिए, और डेप्रिसिएशन, और ये 3 फिगर्स माइनस होनी चाहिए। तो मैं अब क्या करूं? इस 135 पे क्लिक करके यहां आ जाऊंगा और माइनस साइन दे दूंगा, फिर ये प्रॉफिट ऐड होगा, 720 माइनस होना तो यहां जाके माइनस कर दूंगा,
इंपेयरमेंट माइनस होना है तो फॉर्मूला बार में जाके इज इक्वल के बाद माइनस दे दूंगा। लिंक किया हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिंक किया हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने माइनस में लाना तो उसके माइनस लिंक से पहले माइनस कर दो। अब इन सब का मुझे वो चाहिए, एडजस्टेड प्रॉफिट्स इज इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, इन सब वैल्यूज को टॉप टिल 390 सिलेक्ट कर लो, एंटर कर दो। मैं आप उसकी बात करो, मेरे पास 10 और ऑप्शन है करने के, लेकिन मैं सिर्फ वो भी बता रहा हूं जो सबके नॉलेज में, राइट। पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन, पार्ट बी में आप हेडिंग मार्क कर लो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और इसका फॉर्मेट बना लो। सबसे पहले हमने क्या बनाया था, शेयर कैपिटल, क्या क्या हेडिंग थी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, अदर इक्विटी, रिटर्न अर्निंग, टोटल। आप एज इट इज यहाँ पे हेडिंग लिख लो, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व। हाँ दे सकते हैं यार, अदर इक्विटी जी, रिटेन अर्निंग, और यहाँ पे टोटल। आप ये हेडिंग नहीं दो, जिसको प्रॉब्लम है कि सर हेडिंग शॉर्ट में दी है, ये लो नहीं दो, बी लिख दो, जस्ट दैट्स इट। हाँ हेडिंग, लेकिन आप बी भी लिख दोगे ना काम चलेगा, मना नहीं है। वो इसके पैसे नहीं है आपके कि आपने हेडिंग कैसी खूबसूरत लग रही है कि नहीं लग रही, ये जो इसके अंदर हरकत कर रही है ना, इसके पैसे। वो वहां कंसल्टेशन के सवाल पे बताऊंगा क्या क्या करना। यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट में सिर्फ बी दे दो, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे ये नहीं भी लिखोगे, ए लिख दोगे, दैट्स फाइन। गलती होगी, सॉरी। ओपनिंग, ओपनिंग मुझे वैल्यूज बता देंगे जल्दी से। ओपनिंग क्या था, 20,000, देन 3,800। अदर इक्विटी में, अदर इक्विटी तो शुरू में कुछ भी नहीं थी। रिटेन अर्निंग डैश किसको बोल रहे हो भाई, अच्छा ये वो वाला डैश, सही सही सही, ओके क्या था, क्लियर है। इज इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, इन सबको सिलेक्ट किया, इंटर। अब आगे मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअली समझाया था कि अगर IS 8 कहता है कि प्रायर पीरियड एरर की एडजस्टमेंट करो, कौन सा IS है, IS 8। IS 8 का नाम बताएगा कोई, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एरर्स। उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई प्रायर पीरियड का एरर होगा तो वो 100 में जाके एडजस्ट होगा। 100 में किस रो में, ओपनिंग चीजों में जाके ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में एडजस्ट होगा। ऐड भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, राइट। इसके बाद आता है रिस्टेटेड बैलेंस, लेकिन अभी इस तरह की कोई पंचायत नहीं है तो मैं ये पूरा स्टेप नहीं करूंगा। ये मैं इसी में अगले स्टेप में चले जाऊंगा कि हमारे पास वर्किंग 1 में एक इक्विटी ऑप्शन आया था, वो मैं इक्विटी ऑप्शन यहाँ पे अदर इक्विटी में एडअप करवाऊंगा। वो कितने अमाउंट का था, 420। अच्छा मैं ये 425 लिखूं या मैं इसको लिंक ही कर दूं कहीं से, ताकि वो जाके देख भी ले। अब देखो मजे की बात, अगर मैं यहाँ पे इधर देख लो, एक चीज समझ लो सारे लोग, मैं वर्किंग 1 का रेफरेंस दे के अदर इक्विटी में जाके सिर्फ इसको लिंक अगर कर दूंगा तो वो खुद, कहां था वो 450 जो हमने लिखा था, एंट्री नहीं बनाई, ओके फाइन। फिर आप मेंशन कर दो, फिर आप मेंशन कर दो कि इक्विटी सेक्शन यहाँ पे, अब फिर आपको यहाँ वर्किंग शो करनी पड़ेगी। इज इक्वल का साइन, टोटल कितने अमाउंट का लोन नोट था, वो 8,000 का, जिसमें से इधर देख लो भाई क्या कैलकुलेशन लगा रहा हूं। अदर इक्विटी में मैंने कहा ये वर्किंग वन में इक्विटी पोर्शन कैसा आएगा, अदर इक्विटी में जाएगा वो माइनस ये 7575 माइनस कर दो, वो खुद समझ जाएगा कि आपने कहां से निकाला। और इधर देखो एक और चीज, अब मैं चाह रहा हूं कि जो वैल्यू यहाँ पे आए वो यहाँ पे भी आती है, तो मैं सिंपल ऊपर जो सम लिया हुआ इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा, ऑटोमेटिकली सम में आते जाएंगे वैल्यूज, सही है। अगली चीज क्या थी जी, वर्किंग 3 में प्लीज हमने बोनस शेयर्स दिए थे,
वो 4000 हमारे बोनस शेयर्स दो चीजों को कम करेंगे जी, रिटेन अर्निंग को कंट्रोल कर ले जी, किसको बहुत हंसी आ रही है। 4000 से शेयर कैपिटल बढ़ा, शेयर प्रीमियम कम हुआ 3000 से, तो -3000 लिखूंगा, और रिटेन अर्निंग्स नहीं, क्या चीज और कम हो रही थी, रिटेन अर्निंग की कम हो रही थी ना, तो -1000। अब मजे की बात देखो कि बोनस शेयर्स का इंपैक्ट हमेशा क्या आता है, नेट इफेक्ट क्या आता है, नील आता है, जीरो आता है, क्योंकि एक तरफ शेयर कैपिटल बढ़ गया, दूसरी तरफ कम किया, वो नेट ऑफ हो गया। और क्या था जी, जी जल्दी से हमने कहा वो कौन सी वर्किंग का रेफरेंस हो, वर्किंग फॉर, सिर्फ ये लिख दो रीवैल्यूएशन रिजर्व, वो डिक्लाइन था तो यहाँ पे माइनस से शो कर दूंगा, माइनस कितने अमाउंट का था, 800 रुपए का। फिर उसके बाद हाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इसके साथ मेंशन कर दो ये रिक्वायरमेंट ए वाला एडजस्टेड उठा रहे हैं, वो उठाएं या लिंक कर दें, रिटेन अर्निंग इज इक्वल का साइन, ऊपर वाली वैल्यू उठाई 3305 पे क्लिक किया, एंटर। ये जीरो क्यों आ रहा है भाई, रिटेन अर्निंग जीरो क्यों आ रहा है, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मुझे ये वाला फिगर यहाँ पे चाहिए, इज इक्वल का साइन 3305, एंटर आ गया, कोई एरर था, अगर नहीं आता तो एक और ऑप्शन बता देता, लेकिन हुआ नहीं वो। एनीवेज दोबारा से ट्राई कर लो, वैसे बताऊंगा, अलग से बता दूंगा कि उसका करना क्या होता है, केस कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एक और चीज भी थी, डिविडेंड पे ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, अब पेड वेड लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में डिविडेंड का वर्ड बता रहा है कि वो पेमेंट ही है आपकी, रिटेन अर्निंग को कम करेगी, कितना है जी, -3620, यहाँ तक डन। ये आपके पास क्लोजिंग फिगर्स आ गए सारी, कितनी वैल्यूज हैं जी ये सारी, इज इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, ये सबका सम ले लिया, और इसी को पकड़ के ये ड्रैग कर दिया, यही वैल्यू आ रही है जी, चेक करें। डिविडेंड सिंपल रिटेन अर्निंग में से माइनस किया और डिविडेंड दिया होता ट्रायल बैलेंस में, ओके। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 16,000 जो डी वैल्यू होने के बाद की वैल्यू थी, बात है नहीं प्लीज। इन्वेंट्री एज पर ट्रायल बैलेंस 47, रिसीवेबल एज पर ट्रायल बैलेंस ये, अच्छा इन्वेंट्री में हमने एक फॉर्मूला लगाया, वो 390 से इन्वेंट्री बढ़ाई भी हमने, फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। कैश हमने लिख दिया एज पर ट्रायल बैलेंस, और इसके अलावा कोई और एसेट है जी, मुझे याद पड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, वो कितनी वैल्यू का है जी, यहाँ पे इज इक्वल का साइन, तो कॉन्ट्रैक्ट एसिड कहाँ गया जी, यहां देख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एसिड ये 2500 का, लिंक कर दिया, सिंपल। इन सबको वो कर लो, इज इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, आगे वैल्यू 39030। अब एक और मजे की बात बताऊं, अब आपने इक्विटी सेक्शन बनाने के लिए टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये जो ऊपर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाई है, इसका भी तो कोई काम है ना आपका, आप यही उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना शुरू करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये शेयर प्रीमियम चाहिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, रिवॉल्यूशन रिजर्व कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी, और कौन सी हेडिंग रहेगी आपकी, अदर इक्विटी कंट्रोल सी, बार बार टाइप नहीं करना, यहाँ पे कंट्रोल वी, पेस्ट कर दो उठा के। अदर इक्विटी के बाद रहेगी आपकी जी रिटेन्ड अर्निंग, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ये 5 वैल्यूज थी। अब इनकी वैल्यूज कहां से लिखूं, नेट वैल्यूज ये उठा के लिख दूंगा, एज इट इज लिख दूं, क्योंकि ये वाली आ रही है नेट इनकी, सही है जी। या इस पूरे चक्कर को भी छोड़ो, इस पूरे चक्कर को छोड़ो, एक आसान सा फॉर्मूला बता देता हूं, आप यहां पे क्या सिर्फ लिखो और इसको रेफर कर दो, होगी जिंदगी आसान, और इज इक्वल का साइन 29380, इंटर, ये लो,
कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने इक्विटी पार्ट बी का रेफरेंस दिया और ये वाली वैल्यू को लिंक कर दिया इज इक्वल, कि जो इक्विटी का टोटल आ रहा है चेंजेस इन इक्विटी यहाँ आ जाए, वो देखता रहे वहां से बैठ के कि किसकी क्या वैल्यू है। वर्किंग बनाई है ना पूरी, उससे में हुआ तो कोई बात नहीं यार, तो क्लियर है जी। आगे एक लाइन छोड़ दो, नॉन करंट लायबिलिटी थी 4% वाली, लोन नोट्स, एंडिंग वैल्यू उसकी कहीं निकाल कर आए हम, इज इक्वल ये निकली हुई जी 77, और इसके अलावा करंट लायबिलिटीज एज पर ट्रायल बैलेंस, जो भी स्पेलिंग आ रहे हैं हम जाने दो। कितना, एक मूवी का नाम भी है ना 1940 के, हाँ 1920, हाँ सब पता है। अब इन सबका सम लेना हमने, इज इक्वल SUM ब्रैकेट स्टार 29380 से इन तीन को समअप कर लो, ये लो आ गया, कहानी खत्म हो गई। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह तो कंप्लीट हो गया।